अकबर की राजपूत नीति। अकबर के सम्मुख कुछ समस्याएं थीं। प्रथम, उसे मुगलों की सत्ता हेतु अफगानों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती का अंत करना था। दूसरी, उसे मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था। तीसरा, भारत की जो बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी के बीच मुगल शासन को लोकप्रिय भी बनाना था। चौथा, उसे मुस्लिम अमीर वर्ग को भी संतुष्ट करना था, जिसमें सर्वाधिक तुरानी अमीरों की संख्या थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से राजपूतों का सहयोग जरूरी था। अकबर पहला मुगल शासक था जिसने एक सुनिश्चित नीति के तहत राजपूतों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अकबर की जो राजपूत नीति थी, गाजर और छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। इस संकल्पना में निम्नलिखित प्रावधान थे। नंबर 1, राजपूतों के वैदेशिक संबंधों का निर्धारण अब से बादशाह करेगा। यानी जो राजपूत हैं उनके विदेशी संबंधों का निर्धारण बादशाह करेगा, अर्थात विदेश नीति अकबर के पास पहुंच गई। दूसरा, राजपूत अपनी रियासत में स्वतंत्र होंगे। उनका राज्य वतन जागीर के रूप में उन्हीं को आवंटित किया जाएगा। हालांकि इसका अपवाद गोंडवाना था। गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया था। नंबर 3, मोल घरानों में वैवाहिक संबंध रखें ना रखें ये राजपूतों की मर्जी थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। चौथा था, राजपूत शासक नियमित रूप से कर सैनिक सहायता बादशाह को देते रहेंगे। अब आइए जानते हैं आमेर रियासत के कछवा राजपूत 1562 में जब अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर आमेर या अंबर वर्तमान जयपुर के जो कछवा शासक थे बिहारी मल भारमल ने अकबर से मदद मांगी। ये पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसे 5000 का मनसब मिला। उसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से सांभर में संपन्न किया। किसी राजपूत राजकुमारी के साथ अकबर का यह प्रथम विवाह था। हरखाबाई, जिनको मरियम उज जमानी संसार की मां की उपाधि दी गई थी, संतान उनकी सलीम था। अकबर ने हरखाबाई के विवाह के पश्चात मालदेव की गाने वाली पत्नी टीपू मानो गुनों की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया। यानी अकबर ने हरखाबाई से विवाह के पश्चात मालदेव की गाने वाली पत्नी टीपू मानो गुना की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया। महत्वपूर्ण है, अकबर ने अपनी जो हिंदू पत्नियां थीं उनको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जोधाबाई के महल में राम और हनुमान की आकृति का अंकन हुआ। इसके पश्चात अकबर ने बीकानेर के राय कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय के राजपूत वंश से भी विवाह किया। उसने भारमल को आगरा का प्रभारी गुजरात अभियान के समय बनाया था। अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार सईद खां के साथ फिर अकेले बनाया। भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से हुआ तथा उसके पुत्र मान सिंह को 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। अकबर ने प्रशासन में कचवाहा राजपूतों को वरीयता दिया है। आईने अकबरी में वर्णित 27 राजपूत शासकों में से 13 जो शासक थे वो कछवाहा थे। अकबर की राजपूत नीति सफल रही। उसने हिंदुस्तान की तलवारी भुजा कहे जाने वाले राजपूतों के अहम को संतुष्ट कर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य के प्रबल विरोधी को साम्राज्य के सहायक उपकरण में तब्दील कर दिया। इसी कारण जेम्स टाड यानी कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता घोषित किया।
गुजरात विजय 1572 के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था वैदेशिक व्यापार को गति देने हेतु यहाँ के भड़ौच बंदरगाह पर अधिकार करना अनिवार्य था। नंबर 2, पुर्तगालियों को नियंत्रित करना, क्योंकि वे हज यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे। नंबर 3, गुजरात समस्त विद्रोही खासकर मिर्जाओं की शरण स्थली बन गया था। नंबर 4, अकबर एक अखिल भारतीय साम्राज्य निर्माण करने का इच्छुक था, अतः उसके इस अभियान को साम्राज्यवाद की परिधि में ही रखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि इसी गुजरात तक पहुंचने के लिए राजपूताना का पतन अनिवार्य था। इसी समय अकबर ने मुल्लाओं को वचन दिया कि वह गुजरात में महदवी आंदोलन बंद करा देगा, परंतु विजय के पश्चात ऐसा कुछ नहीं किया गया। गुजरात का समकालीन शासक सुल्तान मुजफ्फर तृतीय था, जिसका संरक्षक एहतियात खां था। एहतियात खां ने ही अकबर को गुजरात विजय हेतु आमंत्रित किया था। अकबर गुजरात जीत लेता है। दिसंबर 1572 ईस्वी को सरनाल के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया गया। इसी समय अकबर ने भगवान दास को एक निशान एवं नक्कारा प्रदान किया। इसी युद्ध में भगवान दास का छोटा पुत्र भूपत राय मारा गया। भूपत राय की मृत्यु का शोक मनाने हेतु अकबर ने हरखाबाई को आमेर भेज दिया। उसने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया और टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था का दायित्व सौंपा, परंतु अकबर के आगरा पहुंचते ही पुनः विद्रोह हो गया। अब्दुल्ला सुल्तानपुरी के साथ भारमल को आगरा का प्रभारी बनाकर 9 या 11 दिनों में ही अकबर अहमदाबाद पहुंच गया, जिससे जो विद्रोही थे उनकी रीढ़ टूट गई। इसी समय अकबर ने पुर्तगाली बादशाह दोम एंटोनियो दे नोराहा के दूत एंटोनियो कारवाल से काटज भी प्राप्त किया था। विशेष इतिहासकार स्मिथ ने द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। आरिफ कंधारी के अनुसार खम्बायत कैम्बे में ही अकबर ने पहली बार समुद्र ओमान की खाड़ी को देखा था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीखरी का नाम फतेहपुर करा। इसी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का भी निर्माण किया गया। सरखेज का युद्ध 1584। आगे चलकर अब्दुल रहीम को गुजरात का सूबेदार बनाया, जिसने 1584 में सरखेज के युद्ध में 1584 ईस्वी सरखेज के युद्ध में मुजफ्फर तृतीय को पराजित किया। तत्पश्चात राजपीपला में भी मुगलों ने उसे हराया। इसी समय उसे खान खाना की उपाधि मिली। बिहार एवं बंगाल विजय 1576 ईस्वी में यहाँ का शासक दाऊद खां को हराकर संपन्न हुआ। दाऊद सुलेमान कर्रानी का पुत्र था, जिसकी मृत्यु 1572 में हो गई थी। बंगाल के सूबेदार मुनीम खां ने दाऊद को 3 मार्च 1575 ईस्वी को तुकरोई के युद्ध में पराजित किया। अंत में राजमहल युद्ध जुलाई 1576 में दाऊद को बंगाल के सूबेदार हुसैन कुली खाने जहां ने पराजित किया और मार डाला। महत्वपूर्ण है कि दाऊद खां की मृत्यु से 236 वर्ष 1340 से 1576 पुराना बंगाल राज्य अब समाप्त हो गया। यहीं पर काकसाल विद्रोह हुआ, जिसे टोडरमल अजीज कोका ने दबाया था। कूच बिहार ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसके बाद काबुल अभियान 1581 शहजादा मुराद ने किया। महत्वपूर्ण है, इतिहासकार स्मिथ ने 1581 के वर्ष को अकबर का सबसे संकटमय वर्ष माना है। काबुल का शासक अकबर का सौतेला भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम था, जिसकी माता मानचूक बेगम थी। ये भारत का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। अकबर पहला शासक था जिसने काबुल शहर में प्रवेश किया। उसके साथ फादर मौसरात भी आया था। मुराद ने हकीम को हरा दिया, जिसे अकबर ने माफ कर दिया। अकबर ने काबुल का सूबेदार बख्तुनिशा बेगम को बनाया। ये पहली मुस्लिम महिला सूबेदार थी। इसके पश्चात मुगलानी बेगम की चर्चा मिलती है, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने
1750 में पंजाब का सूबेदार बनाया था। 1585 में हकीम की मृत्यु हो जाने पर अकबर ने मानसिंह को काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। मानसिंह काबुल का पहला मुगल सूबेदार था। कश्मीर अभियान की बात की जाए तो यहाँ चाक वंश का शासन था। अकबर का समकालीन कश्मीरी शासक यूसुफ खां था। कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध था। सर्वप्रथम 1585 में मिर्जा शाहरुख और भगवान दास को कश्मीर भेजा गया। इन्होंने यूसुफ खां से संधि कर ली, परंतु 1586 में अकबर ने कासिम खां को भेजकर कश्मीर का विलय कर लिया। यूसुफ खां एवं उसके पुत्र याकूब को मुगल दरबार में भेज दिया गया। इसके बाद 1591 में अब्दुल रहीम खान खाना सिंध विजय करते हैं। सिंध को उन दिनों ठट्टा कहा जाता था। भक्कर ऊपरी सिंध की राजधानी थी। सिंध के तैमूरी शासक मिर्जा जानी बेग ने खुद दरबार में आकर बंद ए दरगाह दरबार का बंदा की स्थिति स्वीकार की। वह अकबर की दीन इलाही का चुनिंदा आध्यात्मिक शिष्य रादतन गजीनान भी शामिल हो गया। उसे 3000 का मनसब और मुल्तान की जागीर दी गई। इसी मिर्जा जानी बेग ने असीरगढ़ किले पर टिप्पणी की थी, यदि उसके पास असीरगढ़ जैसा किला होता तो 100 साल तक सिंध की रक्षा करता। 1592 में ओडिशा मानसिंह के द्वारा जीता गया। प्रसन्न होकर अकबर ने मानसिंह को बिहार के साथ साथ बंगाल का सूबेदार भी बनाया। कंधार 1458 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था। 1595 ईस्वी में ईरानी सूबेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने दक्षिण सूबेदार शाहबेग को स्वेच्छा से कंधार का किला सौंप दिया। हालांकि अकबर ने खान खाना को कंधार दुर्ग पर अधिकार करने हेतु भेजा था। कंधार पर अधिकार करने से मुगलों को एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हुई। बलूचिस्तान विजय 1595 में अकबर ने अफगानों द्वारा शासित बलूचिस्तान की विजय हेतु मीर मासूम को तैनात किया। उसने मकरान सहित पूरा बलूचिस्तान जीत लिया। मीर मासूम तलवार के साथ साथ कलम का भी धनी था। वह तारीख सिंध का लेखक था। दक्षिण भारत के बारे में समझते हैं कि जो दक्षिण में अभियान किए गए थे उनको भी समझ लेते हैं। दक्षिण अभियान निम्नलिखित कारण थे। अकबर पूरे देश पर प्रभुसत्ता का दावा करता था। राज्य के भीतर राज्य की नीति का समर्थक अकबर नहीं था, इसलिए मुगल बादशाह दक्कनी शासकों को शाह के स्थान पर खान शब्द का प्रयोग करते थे। उनको मर्जबान स्थानीय सरदार कहते थे। एक बार अकबर ने ऐनुल मुल्क को बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के मार्गदर्शन हेतु भेजा था। बीजापुर दक्कन का सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंबर 2, इस समय दक्कन राजनीति का उबलता हुआ लावा था, क्योंकि विभिन्न दक्कनी राज्यों से आए दिन युद्ध होते रहते थे। नंबर 3, यहाँ पर धर्म के नाम पर संघर्ष था। गोलकुंडा ने सिया धर्म को राजधर्म बनाया, अहमदनगर ने महदवी को। जब संघर्ष हो गया तो अहमदनगर ने पुनः सिया पंथ को राजधर्म बनाया, अतः अकबर के द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की अवधारणा को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नंबर 4, दक्कन इसलिए भी जीतना जरूरी था, यहाँ पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। 1580 ईस्वी में अकबर ने एक सेना कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में भेजी ताकि वह पुर्तगालियों को बंदरगाहों से निकाल सके। अंततः दक्षिण अभियान मुगल साम्राज्यवाद का अगला चरण था, जिसके बीच इतिहास के गर्भ में निहित थे। उत्तर भारत जीता जा चुका था, अतः विजित करने के लिए शेष दक्षिण भारत ही बचा था। अकबर ने सर्वप्रथम 1575 में मीर हुसैन रिजवी को एक भ्रमणशील दूत के रूप में दक्कन की परिस्थितियों का पता लगाने हेतु भेजा। एक अन्य मुगल दूत मीर मोहसिन ने रिपोर्ट दी कि दक्कन में अशांति अस्थिरता है। मुगल अधीनता स्वीकारने हेतु अकबर ने फैजी को अपना राजदूत बनाकर खानदेश भेजा। खानदेश स्थिति नर्मदा एवं ताप्ती के बीच खानदेश राज्य बसा था। संस्थापक खानदेश के फारूकी वंश की स्थापना यानी संस्थापक
खानदेश जो इसकी स्थिति थी नर्मदा ताप्ती के बीच खानदेश राज बसा था। इसके संस्थापक खानदेश के फारूकी वंश का स्थापना मलिक रजा अहमद फारूकी ने किया था। स्थापना 1399, राजधानी बुरहानपुर। अकबर ने इस खानदेश का नाम दादेश रखा। दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध खानदेश पर 1562 में पीर मोहम्मद खान ने आक्रमण किया। तदुपरांत 1576 में भी यहां एक और मुगल हमला हुआ, परंतु कहीं और व्यस्त होने के कारण अकबर यहां कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किया था। महत्वपूर्ण है कि अकबर की दक्षिण राज्यों से मुगल अधीनता स्वीकारने की अपील केवल खानदेश के समकालीन शासक अली रजा खां ने ही स्वीकार की। वह मुगलों की तरफ से अहमदनगर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया, लेकिन उसके पुत्र मीरान बहादुर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। उसने स्वयं को असीरगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित किया। अतः 1601 में अकबर ने असीरगढ़ जीत लिया, जो अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों दुर्ग रक्षक याकूब को घूंस देकर खोला था। असीरगढ़ को दक्कन का सबसे शक्तिशाली दुर्ग माना जाता था। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी तोप इस दुर्ग के सामने बेकार साबित हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने स्वर्ण सिक्का चलाया जिस पर बाज की आकृति थी। इसके बाद आता है अहमदनगर। अहमदनगर यहाँ का शासक बुरहान उल मुल्क, जिसकी हाल में मृत्यु हुई थी। चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की बहन थी। उसे चांद खातून चांद सुल्ताना कहा गया। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी, परंतु अपने भतीजे को प्रशासनिक कार्यों में मदद देने हेतु अहमदनगर आई थी। इससे पूर्व उसने 1580 में अपने पति की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के प्रशासनिक कार्यों का सफलता पूर्वक संचालन किया। अहमदनगर में उसे हफ्सी गुट का समर्थन प्राप्त था। 1599 में चांद बीबी की हत्या हो गई, या फिर उसने आत्महत्या कर लिया। शासक की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र बहादुर निजाम सा शासक बना। चांद बीबी एवं मियां मंझू ने प्रशासन पर पकड़ मजबूत करने के लिए पृथक पृथक दल बना लिए। मियां मंझू ने इसी समय मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया। अतः 1595 में अकबर ने मुराद एवं अब्दुल रहीम को अहमदनगर जीतने हेतु भेजा, परंतु दोनों में मतभेद हो जाने से उनको बुलाकर नई जोड़ी दानियाल और अबुल फजल को भेजा। सोनपत की लड़ाई 1597 में मुगलों ने दक्कनी सेना को पराजित किया। अहमदनगर ने 1596 में संधि हो गई। संधि के तहत मुगलों को बरार का सूबा अहमदनगर दुर्ग प्राप्त हुआ। बरार के दुर्ग एलिशपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने यहाँ पर एक नया शहर शाहपुर बसाया, उनका सैनिक मुख्यालय था। बदले में मुगलों ने बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार किया। महत्वपूर्ण है कि बरार, दौलताबाद, बालाघाट तक का क्षेत्र अहमदनगर के दुर्ग भले ही मुगलों को प्राप्त हो गए, लेकिन अहमदनगर का राज समाप्त नहीं हुआ था। अहमदनगर राज मुगल साम्राज्य में विलय 1633 में शाहजहां के द्वारा ही हो पाया। अकबर ने दक्षिण अभियान के फलस्वरूप सीमा नर्मदा नदी से बढ़कर कृष्णा घाटी के ऊपर भीमा नदी तक पहुंच गई। यानी अकबर के दक्षिण अभियान के फलस्वरूप जो मुगल सीमा थी नर्मदा से बढ़कर कृष्णा घाटी के ऊपर भीमा नदी तक पहुंच गई। उसने नवविजित प्रदेशों को अहमदनगर, बरार, खानदेश नामक 3 सूबों में संगठित किया। दानियाल को मालवा एवं गुजरात के साथ दक्कन के तीनों सूबों का प्रमुख बनाया गया। अकबर आगरा चला आया और इसी समय अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वप्रथम सबसे पहले अकबर ने ही मारवाड़, जोधपुर के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था। उसने चंद्रसेन को हटाकर राम राय को बैठाया था। अकबर ने ब्राह्मण परता रायदास को विक्रमजीत की उपाधि दी। जहांगीर ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। अकबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया था। आइए अब जानते हैं अकबर के समय प्रमुख विद्रोह। अकबर के सरदारों में सबसे प्रमुख अबुल माली था। वह अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं हुआ, इसलिए बैरम खान ने अब्दुल माली को लाहौर के दुर्ग में कैद कर लिया था। उसके बाद अब्दुल्ला उज्बेक
अब्दुल्ला उजबेक अकबर के काल का पहला विद्रोह 1565 में अब्दुल्ला उजबेक के द्वारा किया गया। इस विद्रोह में जौनपुर के अली कुली खानजामा एवं अफगान अमीर भी सम्मिलित थे। खानजामा ने बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी से मित्रता कर ली, जिसने मनकली एवं काला पहाड़ के नेतृत्व में फौज भेजी थी। इसी समय अकबर ने उड़ीसा के शासक से मदद ली थी। उजबेकों ने मिर्जा हकीम को अपना बादशाह घोषित कर उसके नाम के सिक्के ढलवाए, खुतबा पढ़वाया। 1567 ईस्वी में अकबर ने कुछ समय जौनपुर को अपनी राजधानी बनाई। गोमती नदी पार कर उजबेक विद्रोहियों को परास्त किया। मुनीम खां के कहने पर अकबर ने उजबेक नेताओं को माफ कर दिया। बंगाल एवं बिहार का विद्रोह 1580 में पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ, जिसका मुख्य कारण जागीरदारों को दाग व्यवस्था का सख्ती से पालन कराना था। इस असंतोष को कुछ काजियों उलेमाओं ने हवा दी। अकबर के उदार विचारों से प्रसन्न नहीं थे। इन्होंने काबुल के सुल्तान मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई था, जो अपना बादशाह घोषित कर दिया। 1581 ईस्वी में जौनपुर के काजी मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर बिहार में विद्रोहियों का नेता मीर मुर्जुल मुल्क था घोषित कर दिया। 1581 में जौनपुर के मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर बिहार में विद्रोहियों का नेता मीर मुर्जुल मुल्क था। अकबर ने दोनों को मरवा दिया और इसी विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। दीवाने अशरफ अर्थमंत्री शाह मंसूर को सुल्तान मिर्जा हकीम से राजद्रोहात्मक पत्राचार के कारण मृत्युदंड दिया। आशफ खां का विद्रोह, ये ईरानी ताजक था जिसका पूरा नाम अब्दुल मजीद आशफ खां था। वह गढ़कटंगा गोंडवाना विजेता था। अबुल फजल ने इसके विषय में कहा है, इसने ऐसे कारनामे किए उसके सामने तुर्क भी फीके पड़ गए। अकबर के काल में किसी ईरानी द्वारा किया गया एकमात्र विद्रोह आशफ खां का था। विद्रोह दबा दिया गया। रोशनाई एवं यूसुफजाई विद्रोह, पश्चिमोत्तर भारत में रोशनाई लोग बायजीद अफगान उर्फ पीर ए रोशन के अनुयायी थे। अकबर के समय उन्होंने जलाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसे सफलतापूर्वक दबा दिया गया। जलाल की आर्थिक मदद ट्रांस ऑक्सियाना का शासक अब्दुल्ला खां कर रहा था। यूसुफजाइयों का नेता अब्दुल्ला खां उजबेक था। जैना खां एवं बीरबल ने इस विद्रोह को दबा दिया।